नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं हम लगातार आपको यूपी टेट और सी टेट स्पेशल मनोविज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। ये सभी वीडियोज लेक्चर जो है आपको कदम कदम बढ़ाते हुए आपके सफलता तक लेके जाएंगे। निश्चित रूप से जो भी बच्चा निशांत ज्ञान के साथ निरंतरता, ईमानदारी और तन्मयता से प्रतिदिन के वीडियोज को देख करके नोट्स अपना 15 से 20 मिनट हमारे वीडियोज पर देता होगा, निश्चित रूप से हम यह दावे के साथ कर सकते हैं हम उसका समय जो है जाया नहीं कर रहे हैं। हम उसके समय को कहीं ना कहीं बना ही रहे होंगे। यह आप खुद से जब एग्ज़ाम देंगे आने वाले समय में, जब आप इस क्षेत्र में आएंगे तो अपने आप को खुद से रियलाइज़ करेंगे कि हमने समय को जो है निशांत ज्ञान प्लेटफॉर्म पर बर्बाद नहीं किया था, बल्कि अपने आप को बनाया था। ठीक है, आज के इस वीडियो में मित्रों आप सभी लोग जानते हैं, चाहे आप डीएलएड कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण मतलब कि चीज़ होता है। चीज़ का मतलब ये होता है, मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण कठिनाई ये होता है यार, यूपी टेट में कौन कौन सा जो इतने ज़्यादा कथन दिए होते हैं ना, आपका दिमाग किताब पढ़ने के बाद पागल हो जाता है कि यार क्या क्या पढ़ा जाए जो यूपी टेट में आता हो। अभी फ़िलहाल के लिए हम महत्वपूर्ण कथन आपको देने वाले हैं। इतना ही महत्वपूर्ण कथन नहीं है, और भी है जितना हम आपको आज के वीडियो में जितना दे सकते हैं देंगे। धीरे धीरे यह जो प्रक्रिया है हमारी और आपकी आगे बढ़ने की प्रक्रिया, यह तो लगातार बढ़ती रहेगी। तो आगामी समय में और भी बेहतर करने का हमारी तरफ से प्रयास किया जाएगा। लेकिन जितना भी प्रयास किया जा रहा है, कहीं ना कहीं यह प्रयास जो है आपके परीक्षा में सफल होता दिखाई देगा। लोग कहते हैं कि कह करके आपको नहीं बताना है, कर करके आपको बताना है। तो जब मेरी ये जो परिश्रम है ये जब अपने आप सफल होती दिखाई देगी, जब आप परीक्षा में मेहनत करेंगे, जब आप परीक्षा में बना पाएंगे, तब आप सफल होते दिखाई देंगे। ठीक है, तो चलिए महत्वपूर्ण कथनों की बात करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि 3 अवस्थाओं के बारे में बेसिकली आपको जो है बाल विकास में पढ़ना होता है। एक शैशवावस्था, एक बाल्यावस्था, एक किशोरावस्था होता है। इन्हीं 3 अवस्थाओं से महत्वपूर्ण जो मनोवैज्ञानिक हैं जिनका कथन है वो आप ध्यान रखिए। शैशवावस्था में सबसे महत्वपूर्ण कथन ये है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। क्या है? शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। यह किसने कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपी टेट, काफ़ी बार पूछा गया, आपके डीएलएड एग्जाम में भी काफ़ी बार आया है। तो शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, या किसने कहा था? ध्यान रखिएगा, वैलेंटाइन महोदय ने जो है शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल बताया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसे अच्छा कुछ लोग कहेंगे भैया कैसे याद होगा? तो याद करने का बस एक ही क्राइटेरिया है कि आप इसे लिखिएगा। लिखने के बाद आपको अगर टाइम मिलता है तो एक आध बार पन्ना उन्ना पलट लीजिए। 1 हफ्ते 2 हफ्ते में एक आध बार पन्ना पलट लेंगे तो आपको जो है हमेशा याद रहेगा। ठीक है, चलिए, शैशवावस्था एक खतरनाक काल है, या किसने कहा था? एक ने कहा कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है कि शैशवावस्था एक खतरनाक काल है, यह किसने कहा था? तो हरलाख महोदय ने कहा था। मित्रों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी। अगर कोई कहता है कि आपको जो है ट्रिक से याद कराया जाएगा जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए, वो आज याद रहेगा, कल आप भूल जाएंगे। और जो आप अपने मन से, ईमानदारी से, प्राकृतिक रूप से याद किए होंगे वही आपके काम आता है परीक्षा पीरियड में। इस बात को ध्यान रखिएगा। शैशवावस्था एक खतरनाक काल है, किसने कहा? हरलाख महोदय ने कहा। ठीक है, तीसरी बात करते हैं। बच्चा जो कुछ बनना होता है, बच्चे को जो कुछ बनना होता है वह शुरुआत के 4-5 वर्षों में बन जाता है। ठीक है, तो यही सही है। सिगमंड फ्रायड महोदय ने कहा था ये चीज़ें। शैशवावस्था में कितने कथन आपको ध्यान रखने हैं? 3 कथन। सबसे पहले, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, किसने कहा? वैलेंटाइन महोदय ने कहा। शैशवावस्था सबसे खतरनाक काल है, किसने कहा? हरलाख महोदय ने कहा। एक कथन किनका याद करना? सिगमंड फ्रायड में। सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा कि बच्चा जो कुछ बनता है वह शुरुआत के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। अर्थात जब भी आप माता पिता बनेंगे, शुरुआत के 4-5 वर्षों में बच्चों को ज़्यादा आप मतलब कि बेहतर करने का प्रयास करिएगा बच्चे के साथ। ठीक है, तो वही 4-5 वर्ष ही उसे चोर बनाता है, 4-5 वर्ष ही उसे कलेक्टर भी बना देता है। तो आगे बात करते हैं बाल्यावस्था की। मित्रों, शैशवावस्था में 3 कथन आपको ध्यान रखने हैं। बाल्यावस्था में क्या कथन है? सबसे पहला कथन है, बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता की अवस्था है। क्या है? बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता की अवस्था है। अर्थात इस बाल्यावस्था में होता क्या है, बच्चा पूर्ण रूपेण परिपक्व नहीं होता है, ना ही बच्चा जो है बहुत ही ज़्यादा कम बच्चा होता है, ना ही बच्चा जवान मतलब कि किशोरावस्था में होता है। अर्थात बच्चा इसमें जो है सामंजस्य समाज के साथ बैठाने का प्रयास करता है। ना ही वह छोटे बच्चों के साथ रह पाता है, ना ही बड़े बच्चों के साथ रह पाता है। वह अपने आप को समाज से अलग अलग सा महसूस करता है ना? इस बात को ध्यान रखिएगा। बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता की अवस्था है, या किसने कहा था? रास महोदय ने कहा था।
आगे बात करते हैं, जीवन का सबसे अनोखा काल है। बाल्यावस्था जो है जीवन का सबसे अनोखा काल है, यह किसने कहा था? कार्ल व बुश महोदय ने कहा था। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपसे शैशवावस्था से क्वेश्चन काफी बार आया है, सीखने का आदर्श काल कौन सा है? तो वैलेंटाइन महोदय ने कहा। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से सीखने का आदर्श काल कौन सी अवस्था है? तो सीखने का आदर्श काल जो है शैशवावस्था होती है। अगर आपसे कहा जाए कि सीखने का अनोखा काल कौन सा है, सीखने का नहीं, जीवन का अनोखा काल, ध्यान रखिएगा, जीवन का अनोखा काल अगर पूछा जाए तो कार्ल व बुश महोदय हैं। कौन है? कार्ल व बुश महोदय। ध्यान रखिएगा, ये दो कथन आपको जो है बाल्यावस्था में याद रखने हैं। कौन कौन सी? बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता की अवस्था है, राश महोदय ने कहा। रॉस इस तरीके से लिखा जाता है। आगे बात करते हैं, जीवन का सबसे अनोखा काल बाल्यावस्था है, किसने कहा? कार्ल व बुश महोदय ने। आगे बात करते हैं किशोरावस्था। मित्रों, किशोरावस्था यहां लिख लीजिए, 0 से 5 वर्ष तक कौन सी अवस्था चलती है? शैशवावस्था। 6 से लेकर के या 5 से लेकर के, कहीं कहीं पर ऐसे लिखा रहता है 5 से 12, 6 से 12, ऐसे भी लिख देते हैं, इसका कोई स्पेशल नहीं है। बाल्यावस्था 5 से 12 और 13 से लेकर के 18 वर्ष तक कौन सा चलता है? किशोरावस्था। ठीक, तो किशोरावस्था में सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इनको स्टेनले हाल को ध्यान रखिएगा। स्टेनले हाल ने कहा कि किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफानों एवं संघर्षों की अवस्था है। क्या कहा? दबाव, तनाव, तूफानों एवं संघर्षों की अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था। इसमें जो है, जो किशोर होता है उसके सामने अगर हाथी भी आप खड़ी कर देंगे तो अगर गुस्से में आ गया किशोर तो हाथी को भी उठा के फेंकने की ताकत रखता है ना। यह पूरी तरीके से, एक तरीके से कहा जाए, इसमें बच्चा बन भी सकता है अगर उसकी शक्तियों का प्रयोग हम सकारात्मक तरीके से करवा पाएं तो किशोर बालक जो है बहुत ही बेहतर अपने जीवन में कर पाएगा। अगर उसकी शक्तियों का प्रयोग जो है नकारात्मक दिशा में हो गई तो वह बच्चा जो है बहुत बड़ा छिनैती भी करेगा, क्योंकि उसके पास ताकत आ रही है तो वह बाइक छिनैती करेगा, मतलब कि बहुत गलत कामों में लिप्त भी हो सकता है, क्योंकि वह शारीरिक रूप से उसी समय अपने आप को ब्रांड पाता है, मजबूत पाता है। उसे लगता है कि अब हम जो है दुनिया को पलट सकते हैं, दुनिया को पलट सकते हैं। नकारात्मक बुद्धि उसके अंदर प्रवेश करती है और वही अगर सकारात्मकता आ जाए तो वास्तव में वह दुनिया को पलट दे। ऐसे ही महान व्यक्ति नहीं होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किशोरावस्था एक प्रबल दबाव, तनाव एवं तूफानों की अवस्था है। या किसने कहा था? स्टेनले हाल ने कहा था। इस बात को आप गांठ बांध करके ध्यान रखिएगा। आपके बीटीसी डीएलएड में भी पूछा जाता है, आपके यूपी टेट में तो कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं दूसरे कथन की। तो किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, वास्तव में कठिन काल है किशोरावस्था। किसने कहा था? किलपैट्रिक महोदय ने कहा था। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, या किसने कहा था? किलपैट्रिक महोदय ने कहा था। इसी में जो है एंट्री होती है, रानी के राजा की एंट्री होती है, रानी के लिए राजा की एंट्री होती है और राजा के लिए रानी की एंट्री होती है। इसी में जो है अपने भविष्य के सपनों को जो है किशोर बुनना शुरू कर देता है, अर्थात विषमलिंगी आकर्षण जो है इसी समय प्रारंभ हो जाता है। मतलब कि जीएफ और बीएफ बनाने की प्रक्रिया भी बच्चे इसी वर्ष में शुरू करते हैं। ये वर्ष वही होता है जब बच्चा 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ता है। इसमें भी आप लोग भी इस स्थिति से गुजरे होंगे, तो आप भी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आप बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे कि आप लोग हो चुका होगा। ठीक है, तो एक किलपैट्रिक की अवस्था है। तो किसने कहा था किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है? किलपैट्रिक महोदय ने कहा था। राजा का रानी आता है, रानी की राजा आता है। ठीक, आगे बात करते हैं। तीसरा कथन क्या है? किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था है। क्या है? किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था है। या किसने कहा? तो वैलेंटाइन महोदय ने कहा। वैलेंटाइन ने यहां एक कथन दिया और वैलेंटाइन ने यहां एक कथन दिया। क्या? कि शैशवावस्था जीवन का आदर्श काल है। किसने कहा? वैलेंटाइन ने। किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था है। किसने कहा? वैलेंटाइन ने। इस अवस्था में जो है किशोर अपराध की जगह पर भी जा सकता है और वह अपराध जो है बहुत बड़ा अपराध को अंजाम दे सकता है अगर उसे हम सही से न रखें। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं मित्रों बाल मनोविज्ञान से। यहां तक आपको क्या है? शैशवावस्था, किशोरावस्था और बाल्यावस्था की तीन मतलब कि 8-9 कथन है जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, आगे बाल मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण कथन है जो आप ध्यान रखिएगा, एक ही कथन ऐसा नहीं है, कई कथन है, लेकिन एक कथन अभी मैं करा रहा हूं। धीरे धीरे हमारी और आपकी जो है ऑनलाइन प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, तो आगे भी मैं आपको करवाता रहूंगा। ऐसा नहीं है कि आज का क्लास खत्म तो पूरा खत्म, नहीं, आगे भी होगा। बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें जन्म के पूर्व काल से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। किसने कहा? क्रो ने कहा। बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अवस्था है
जिसमें जन्म के पूर्व काल से लेकर के अर्थात जब गर्भाधान होता है तभी से लेकर के किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। या किसने कहा था? तो क्रो एंड क्रो ने कहा था। शुरुआत में मनोविज्ञान को जो है आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। प्राचीन काल में अर्थात जब हम मनोविज्ञान को शुरुआत से पढ़ना स्टार्ट किए थे, अर्थात हमारे मन में, मनुष्यों के मन में कुछ आया कि मनोविज्ञान भी एक साइंस है, एक टेक्नोलॉजी के मतलब कि एक साइंस के तरीके से पढ़ना स्टार्ट किया गया, तब उस समय माना जाता था कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। लेकिन आज क्या है? मनोविज्ञान व्यवहारों का विज्ञान है। हम मनोविज्ञान में व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। आप किसी की आत्मा का अध्ययन कर पाएंगे? कोई बच्चा अगर हमसे बात करता है तो हमारी आत्मा को पकड़ पाता है कि हम क्या बोल रहे हैं, और आपसे बात कर रहे हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं, हमारे दिल में क्या चल रहा है, नहीं जानते हैं आप सभी लोग। ठीक है, हर एक व्यक्ति की, जैसे मैं काम कर रहा हूं, मैं यूट्यूब पर काम करता हूं, तो हमारी एक रील लाइफ है। रील लाइफ का मतलब कैमरे के सामने, इसे रील लाइफ बोला जाता है। मैं शूटिंग वाला लाइफ जी रहा हूं, इसमें मैं हंसूंगा और बेहतर बेहतर बातें करूंगा। लेकिन रियल लाइफ क्या होता है? थोड़ा सा कैमरे के पीछे। कैमरे के पीछे हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसके बारे में कोई नहीं जानता है ना। तो बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें जन्म के पूर्व काल से लेकर के किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। किसने कहा था? क्रो एंड क्रो महोदय ने कहा था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं आनुवंशिकता। मैंने आपको बताया था कि आनुवंशिकता क्या होता है। आनुवंशिकता यही होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बालक, जो पहली पीढ़ी में माता पिता का जो मतलब कि पोषण रहा है, माता पिता का जो व्यवहार रहा है, माता पिता का जो एक तरीके से कहा जाए कि माता पिता के ही संपूर्ण विशेषता जो रही हो, शारीरिक रही हो या मानसिक रही हो, उसका हस्तांतरण अगली पीढ़ी में होता है, उसे ही हम आनुवंशिकता बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आनुवंशिकता का जनक आपसे पूछा जा सकता है, तो आनुवंशिकता का जनक कौन है? तो आप सभी लोग जानते हैं, विज्ञान में आप लोगों ने पढ़ा होगा कक्षा 9वीं में कि आनुवंशिकता का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। तो माता पिता के शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम होता है। या किसने कहा था? तो जेम्स ड्रेवर महोदय ने कहा था। ठीक है, मैं एक दिन पढ़ा रहा था, उसमें मैंने बताया था कि शिक्षा जो है एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है और शिक्षा जो है एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। मैंने बताया था कि कथन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, किसने कहा था? जॉन एडम्स ने कहा था। अगर आपसे कहा जाए शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है तो यह किसने कहा था? तो यह जो है जॉन डीवी महोदय ने कहा था। इन दोनों को ध्यान रखिएगा। और यहां पर क्या लिखा गया है? माता पिता के शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम कहलाता है। यह किसने कहा था? तो जेम्स ड्रेवर महोदय ने कहा था। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक कथन और आपको आनुवंशिकता में ध्यान रखनी है। इसमें लिखा गया है, वुडवर्थ महोदय का कथन है, यूपी टेट के लिए शानदार कथन है। वंशानुक्रम में ही वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन के आरंभ करते समय ही नहीं वरन गर्भाधान के समय यानी 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित होता है। जैसे ही आप अपनी माता के गर्भ में भ्रूण के रूप में विकास आपका पहले दिन से प्रारंभ होता है, एक बालक का विकास पहले दिन से माता के गर्भ में भ्रूण के रूप में विकास प्रारंभ होता है, उसी दिन से जीवन पर्यंत, उसी दिन से मृत्यु तक जो भी परिवर्तन होता रहता है वह परिवर्तन वंशानुक्रम के माध्यम से भी हो सकता है। ये किसने कहा था? वुडवर्थ महोदय ने। क्या कहा था? फिर से ध्यान रखिए। वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन के आरंभ करते समय नहीं वरन गर्भाधान के समय यानी 9 माह पूर्व व्यक्ति के अंदर उपस्थित होती है। किसने कहा? वुडवर्थ महोदय ने कहा। ठीक है, चलिए आगे कुछ और कथनों पर हम विचार कर लेते हैं मित्रों। सामाजिकरण के कथन। सामाजिकरण आप सभी लोग जानते हैं, समाज के साथ सामंजस्यता बनाना ही क्या कहलाता है? सामाजिकरण कहलाता है। ठीक है, कहा नहीं जाता है कि आपका बच्चा जो है सामाजिक ज़्यादा है, अर्थात सामाजिक रूप से वह मजबूत है, अर्थात वह समाज में हर एक व्यक्ति का आदर करता है। एक ऐसा चीज़ होता है जो आप जितना देते हैं उतना ही पाते हैं, वह है सम्मान। आप जितना दूसरे को सम्मान देंगे उतना आप उनसे सम्मान पाएंगे। महज एक ही चीज़ ऐसी है और कोई भी चीज़ आप किसी दूसरे को देंगे तो वापस उतना नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए सामाजिकरण की बात करते हैं मित्रों। हम की भावना सहयोग करने में क्षमता का संकल्प है। किसने कहा? तो रॉस महोदय ने कहा। एक की पॉइंट को पकड़िएगा, इसमें की पॉइंट को पकड़िएगा कि हम की भावना, जहाँ भी आपको हम की भावना दिखाई दे वो जो है रॉस महोदय ही कहे हैं। ठीक है, तो हम की भावना, ये एक कथन जो है थोड़ा सा बड़ा ब्रॉड करके सिचुएशन क्रिएट करके आपसे पूछा जा सकता है।
तो की पॉइंट पकड़िएगा, हम की भावना। तो हम की भावना सहयोग करने में क्षमता का संकल्प है, तो रॉस महोदय ने कहा था। दूसरा कथन है सामाजिकरण सीखना है जो सीखने वाले के सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है। सामाजिकरण क्या है? सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है। सामाजिक कार्य क्या होते हैं आप इन सभी से अवगत हैं, बहुत ज़्यादा मुझे सामाजिक बातें नहीं करनी है क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ये किसने कहा था? जॉनसन महोदय ने कहा था। सामाजिकरण क्या है? सीखना है और जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है। ठीक है, किसने कहा? जॉनसन महोदय ने कहा। इसे ध्यान रखिएगा, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। विकास चैप्टर से एक कथन बहुत ज़्यादा पूछा गया है, काफ़ी बार पूछा गया है। वृद्धि और विकास, मैंने पीडी पाठक की जब श्रृंखला पढ़ाना शुरू किया था, वह जो है एग्ज़ाम कार्ड या किसी मतलब कि जिस बुक से मैं वो चीज़ें ले रहा था, तो वहाँ से जो है मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक का डंडा मारा गया, तो मैंने बंद कर दिया उस चीज़ को। मैं अब जो भी पढ़ाता हूँ अपने कंटेंट पढ़ाता हूँ, भले ही बोर्ड पे मुझे लिखना पड़े। अभी वर्तमान के समय में पीपीटी में नहीं तैयार कर पाता हूँ, मेरे पास उतना समय नहीं है, इस वजह से वो चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन आगामी समय में मैं वो भी करने वाला हूँ, धीरे धीरे आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया, किसने कहा था? स्किनर महोदय। और स्किनर का जो सिद्धांत है, पावलोव का जो सिद्धांत है, थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत है, मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से आपको पढ़ाया है। तो आपको उन सिद्धांतों को, वीडियोज को जरूर देखना है अगर आपको मनोविज्ञान में अच्छा करना है। ठीक है, इसमें कितनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ध्यान रखिएगा। हम की भावना जहाँ पे आए तहाँ पे रॉस महोदय। सामाजिकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाती है, जॉनसन महोदय। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, स्किनर महोदय। वातावरण की बात कर लेते हैं। अभी आपने आनुवंशिकता देखा, अब आप देख लीजिए वातावरण। क्या देख लीजिए? वातावरण। वातावरण में सबसे पहला एक ही वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पूछे गए हैं यूपी टेट में। आप हमें नवजात शिशु दे दे, मैं जो चाहूँ उसे बना सकता हूँ। किसने कहा? वाटसन ने। आप मुझे एक नवजात शिशु दे दीजिए, मैं जो चाहूँ या आप जो कहेंगे मैं वह चीज़ उसे बना दूंगा। ये किसने कहा था? वाटसन ने कहा था। ठीक है, और ऐसा होता भी है, आप सभी लोग जानते हैं। आप छोटे से बच्चे को जिस क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं उस क्षेत्र की तरफ आप उसे दिखाइए कि वह उसी क्षेत्र की तरफ जाएगा। जैसे मैं अपनी बात करूं, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊं। मैं जब कक्षा 5वीं या 6वीं में पढ़ता था तो हमारे परिवार, हमारी पैतृकता शिक्षक धर्म से लगातार जुड़ी हुई है, हम भी उसी का पालन कर रहे हैं। तो लगातार जो है, जब मैं कक्षा 5वीं 6वीं, मैं यूँ कहूँ तो मैं कक्षा 3 में पढ़ता था, तो हमारे घर पे कोचिंग पढ़ाया जाता था। तो हमें जो है अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाता था, आप उसे पढ़ा दीजिए। मैं समझ लीजिए कक्षा 2 से ही टीचर हूँ, कक्षा 2 से लेकर के आज तक। मतलब ये काम मैं जो है शुरू से ही करता आया। मेरे पिताजी, माताजी, मेरे परिवार वाले चाहते थे कि मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ूं, है ना। तो इस वजह से उन्होंने चाहा कि आप एक शिक्षक बने। ठीक है, ऐसा होता है, आप जो चाहेंगे बच्चे को वैसा ही बनता बच्चा चला जाएगा। तो किसने कहा था? वाटसन महोदय ने कहा था। आगे बात करते हैं, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह भी किसने कहा था? रॉस महोदय ने कहा था। वातावरण एक बाहरी शक्ति है जो मनुष्य को प्रभावित कर देती है। वातावरण जैसा होगा बच्चा वैसा ही बनता चला जाएगा। आपके घर में जिस तरीके का माहौल होगा आप उसी तरीके से बनते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए, किसने कहा था? रॉस महोदय ने कहा था। आगे बात करते हैं, पर्यावरण वह हर चीज है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा सभी को प्रभावित करती है, एनास्टेसी महोदय ने कहा था। ठीक है, मतलब समझिएगा, पर्यावरण वह हर चीज है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा सभी को प्रभावित करती है। इन्होंने यही गलत हमारे हिसाब से गलत है भाई, एनास्टेसी महोदय गलत नहीं लिखे हैं, लेकिन आप देखिए, पर्यावरण वह हर चीज है जो व्यक्ति को भी पर्यावरण प्रभावित कर देती है। कैसे प्रभावित करेगी पर्यावरण? ओजोन परत से लगातार जो है पराबैंगनी किरणें आपके शरीर पे आ रही हैं, तो आपके जीवन को नहीं प्रभावित करेंगी। स्किन का कैंसर हो रहा है, मोतियाबिंद हो रहा है, इतना मोटा चश्मा लग रहा है, सबको प्रभावित हो रहा है कि नहीं प्रभावित हो रहा है? प्रभावित हो रहा है। तो एनास्टेसी महोदय ने उसमें कहा कि भाई जीवन को, पहले तो इतना नहीं होता था ना, जब 1890-92 के कथन हो गए उस समय जो है पर्यावरण इतना ज़्यादा दूषित नहीं रहा होगा। तो इस वजह से इन्होंने कहा जीवन के अलावा जो है सभी को प्रभावित करती है। किसने कहा था? एनास्टेसी महोदय ने कहा था। इस बात को ध्यान रखिएगा। बुद्धि से रिलेटेड कुछ जानकारी है, कुछ कथन है, आप ध्यान रखिएगा। 2 कथन जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, एक है बुद्धि कार्य करने की क्षमता है। ठीक है, इन दोनों को जो है आप लिख करके काफ़ी बार अगर आप इसे देखते रहेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, किसने कहा?
वुडरो साहब ने कहा। किसने कहा? वुडरो। लेकिन बुद्धि कार्य करने की क्षमता है, किसने कहा? वुडवर्थ महोदय ने कहा। आप इसे कैसे याद करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक बताना चाहूंगा। वैसे ट्रिक पर मेरा विश्वास नहीं होता, लेकिन ध्यान रखिएगा, बुद्धि कार्य करने की क्षमता है, यहां पर क्या लिखेंगे? वर्क। ठीक है, कार्य का अंग्रेजी क्या होता है? वर्क। बुद्धि कार्य करने की क्षमता है, किसने कहा? वुडवर्थ। किसने कहा? वुडवर्थ। अंत में क्या आ रहा है? वर्थ। क्या आ रहा है? वर्थ। और वर्क में अंतिम में क्या आ रहा है? अर्क। बुद्धि कार्य करने की क्षमता है, अर्थात वर्क करने की क्षमता है। वर्क का मतलब वर्थ, अर्थात बुद्धि कार्य करने की क्षमता है, किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा। उम्मीद है कि थोड़ा सा ट्रिक, क्योंकि यहां पे जो है दोनों से कंफ्यूजन हो सकता है। बुद्धि कार्य करने की क्षमता है, कार्य का मतलब वर्क, वर्क का मतलब वर्थ, वर्थ का मतलब वुडवर्थ, ऐसे याद कर लीजिएगा। और बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, ये किसने कहा? वुडरो ने कहा। ऐसे तो पहले से भी इसे आप याद कर लेंगे, लेकिन इसे याद कर लीजिएगा। दोनों में से एक याद रहेगा तो एक नहीं याद रहेगा, तब भी आप मान ले जाएंगे। बुद्धि कार्य करने की क्षमता है, कार्य का मतलब वर्क, वर्क का मतलब वर्थ, अर्थात वुडवर्थ। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, वुडरो ने कहा। ठीक है, आगे बात करते हैं। यदि व्यक्ति ने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया या सीख सकता है तो बुद्धि है उसमें। ये किसने कहा था? कॉल्विन महोदय ने कहा। कॉल्विन महोदय ने कहा यदि व्यक्ति जो है वातावरण से सामंजस्य बना पाता है, जैसे अगर आपके पास बुद्धि है तो आप गांव में भी रह ले जाएंगे और आप शहर में भी रह ले जाएंगे। आप सामाजिक रूप से मजबूत रहेंगे। आप राजा के घर में चांदी का चिम्मच लेके पैदा हो गए तो आप जो है, चलिए ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि ये चीज़ें वायरल भी हो सकती हैं। यदि व्यक्ति ने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया या सीख सकता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे उसमें बुद्धि है, ऐसा किसी ने कहा? कॉल्विन महोदय ने कहा। इतने ही कथन मैं आज आपको करा रहा हूँ, आगे और भी मैं कथन कराऊंगा, ऐसा नहीं है। कथन के काफ़ी बनाऊँ तो 10 वीडियो कथन पे बन सकता है, लेकिन आज इतना ही बताया हूँ। इतनी चीज़ों को आप नोट करके ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है ऑनलाइन, ठीक है, दो मिनट में आपका लूँगा। ऑनलाइन भटकाव से बचिए, मेरा हमेशा से यही उद्देश्य है कि आप ऑनलाइन भटकाव से बचिए। ऑनलाइन, फिर से मैं कहूँगा, इसका शिकार मत होइए। ठीक है, समझ सकते हैं? ऑनलाइन इसका शिकार मत होइए। अगर आप इसका शिकार हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने भविष्य को कमज़ोर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वर्तमान के समय में आप जिस स्थिति में, हम समझ सकते हैं, थोड़ा सा ऊहापोह की स्थिति बनती है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन विचरण से बचेंगे तो या इससे भी बचेंगे, और यह जो है आपके जीवन के लिए खतरनाक होगा, क्योंकि एक आदत हो जाता है ना? आदत हो जाता है। अगर आप जैसे किसी से बात करते हैं या कुछ करते हैं तो एक आदत बन जाती है उससे बात करने के लिए। आपका इतना ज़्यादा समय वहाँ से गायब होता है, इतना ज़्यादा समय वहाँ से लॉस होता है। जब आप उस समय को एक दिन, मतलब कि ईमानदारी से बैठ करके सोच सकते हैं कि आपका समय कहाँ अधिक जा रहा है, फेसबुक पे जा रहा है, व्हाट्सएप पे जा रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप यही किसी से बात करेंगे तभी आपका समय जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप कहीं किस एप्लीकेशन पे आप अपना ज़्यादा समय दे रहे हैं, आप ठंडे दिमाग से सोचिएगा तो आपको लगेगा यार मैंने 5 घंटा ऑनलाइन मोबाइल चलाया और मिला मुझे मात्र 10 मिनट का रिसोर्स। क्या मिला? 10 मिनट का। आप केवल उतना ही कोशिश करिए ऑनलाइन रहने के लिए जितना आपके लिए आवश्यक हो। व्हाट्सएप, फेसबुक, चैटिंग फैटिंग से दूर रहिए। ठीक है, मैं फिर से कहूँगा, प्रयास करिए बेहतर बनाने के लिए और बेहतर करने के लिए। यह दुनिया गोल है और आप इस चक्कर में फंसेंगे तो गोल गोल नाचने ही लगेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में, है ना? लगातार बेहतर करने का प्रयास करिए, इसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है ना? ये चीज़ें क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि एक बच्चा हमारे पास ऐसा पर्सनल मैसेज किया था कि ऐसी ऐसी बातें हैं, तो मुझे लगा कि आप, वो बच्चा ही नहीं, काफ़ी लोग इससे प्रभावित होंगे, काफ़ी लोग इससे प्रभावित होंगे और इस चीज़ को जो है आपके सामने रखना चाहिए। मैंने टेलीग्राम पे भी रखा कि आप जो है ऑनलाइन विचरण से बचिए। टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया है, उस ग्रुप में लगभग 170, क्योंकि मैं उस ग्रुप का लिंक ज़्यादा शेयर नहीं करता हूँ, उससे बच्चे कम जुड़े हुए हैं। उसमें कई बच्चे आपस में चैटिंग वेटिंग शुरू कर देते हैं। तो एक दिन मेरे पास शिकायत आई कि भैया वो जो है हमें डिस्टर्ब कर रहा है। तो मैंने फिर वहाँ पे लिखा कि भैया ऐसा करोगे तो आप फिर ऐसे ही घूमते रहोगे, फलाने का इंस्टाग्राम चेक करोगे, उनका टेलीग्राम चेक करोगे, उनका टेलीग्राम चेक करोगे, वह जो है आप टेलीग्राम ही चलाते रह जाएंगे और वह जो है कहीं ना कहीं सक्सेस हो जाएगा, जिससे आप कांटेक्ट बनाने का प्रयास कर रहे होंगे, है ना? तो फिर भी आप वैसे ही रहेंगे, तब भी वैसे ही रहेंगे, तो क्या ज़रूरत है किसी के टेलीग्राम को जो है खिच करने का? ठीक है, तो ऐसा न करिए। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने ये चीज़ें बोली थी कि आप ऐसा प्रयास न करिए, नहीं तो कुछ लोगों को बैन भी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए
आप ज़्यादा समझदार हैं, मुझे पता है कि आप हमसे ज़्यादा समझदार तो होंगे, लेकिन प्रयास करिए। मेरा काम है ये करना, तो मैं शिक्षक वाला काम करता हूँ, तो मेरा भी उद्देश्य कुछ बोल देता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।